दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर एग्जाम 91 में। मैं हूं दोस्तों। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स होते हैं उसके बारे में दोस्तों बताया था कि कौन सी आर्टिकल क्या कहती है। दोस्तों मैंने पहले वीडियो में दोस्तों मैंने 100 तक बताया था और वो ये दूसरी मेरी क्लास है दोस्तों, तो इसमें मैं 100 के जो आगे वाली जो इम्पोर्टेंट दोस्तों जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में दोस्तों इसमें से जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने पहले बताया था, आपको पहले वाला वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 100 क्या कहती है। आर्टिकल दोस्तों 100 कहती है कि संसाधनों में मतदान रिक्तियाँ की पूर्ति होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की इसमें शक्तियाँ क्या किया गया है दोस्तों, प्रदान किया गया है। ये आर्टिकल दोस्तों 100 में किया गया है दोस्तों। आइए आर्टिकल दोस्तों 108 क्या कहता है दोस्तों। 108 कहता है दोस्तों, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में दोस्तों किया गया है। ये दोस्तों आर्टिकल 108 कहता है कि कुछ दशाओं में क्या करता है, दोनों सदनों की बैठक की जा सकती है दोनों एक साथ। आर्टिकल 9 में आइए क्या कहता है। आर्टिकल दोस्तों 9 में कहता है धन विधायक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है दोस्तों। आर्टिकल 109 में दोस्तों दोस्तों आर्टिकल 110 में क्या कहा गया है दोस्तों। आर्टिकल 110 में कहा गया है धन विधायक की परिभाषा का वर्णन किया गया है आर्टिकल 110 में दोस्तों। आर्टिकल 111 में विधायकों पर अनुमति का वर्णन किया गया है दोस्तों आर्टिकल 111 में। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है दोस्तों। आर्टिकल 118 में दोस्तों प्रक्रिया के नियम के बारे में दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। आर्टिकल 120 में दोस्तों संसद में प्रयोग की जाने वाली जो शक्तियाँ होती है उसके बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों आर्टिकल 123 में दोस्तों संसद में विश्रांतित काल में राष्ट्रपति अध्यादेश शक्तियाँ का वर्णन किया गया है दोस्तों। 123 में दोस्तों संसद विश्रांतित काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियों का क्या किया गया दोस्तों, वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 124 में क्या कहा गया दोस्तों। आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसका गठन किया गया है। ये आर्टिकल दोस्तों 124 में किया गया है दोस्तों। आर्टिकल 125 में दोस्तों न्यायाधीशों का वेतन के बारे में दोस्तों बताया गया है। आर्टिकल 126 में दोस्तों कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्तियाँ, ये आर्टिकल 126 में जो उनके कार्य होते हैं और जो उनकी जो नियुक्तियाँ होती है इसके बारे में दोस्तों आर्टिकल 126 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। आर्टिकल 127 में दोस्तों किया गया न्यायमूर्तियों की नियुक्तियों के बारे में दोस्तों किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 128 में दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में दोस्तों आर्टिकल 128 में बताया गया है। आर्टिकल 29 में देखिए दोस्तों, आर्टिकल 29 में क्या कहा गया। आर्टिकल 29 में दोस्तों बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना, ये आर्टिकल 129 में बताया गया है। 130 में दोस्तों बताया गया है उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में। उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में दोस्तों इनमें वर्णन किया गया है आर्टिकल 130 में। आर्टिकल 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता होती है, इसके बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है। आर्टिकल आइए अब आर्टिकल दोस्तों 137 के बारे में। 137 में निर्णय एवं आदेशों का पूर्वावलोकन के बारे में दोस्तों किया गया है, ये आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 143 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ है उसका वर्णन किया गया है दोस्तों 143 में। 144 में दोस्तों सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता का वर्णन किया गया है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय का क्या किया गया है दोस्तों, सहायता किसके, सिविल और न्यायिक जो पदाधिकारी के होते हैं उनको उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायता प्रदान की गई है। ये आर्टिकल दोस्तों 144 में दोस्तों किया गया वर्णन। आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। आइए दोस्तों 149 में देखते हैं। 149 आर्टिकल 149 में दोस्तों कहा गया नियंत्रण महालेखा परीक्षण के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में दोस्तों आर्टिकल 149 के बारे में दोस्तों कहा गया। आर्टिकल 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है। आर्टिकल
आर्टिकल 153 में क्या कहा गया दोस्तों, राज्यों के राज्यपाल के बारे में दोस्तों कहा गया। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की जो पदावधि होती है, जो उनकी अवधि होती है, उसके बारे में दोस्तों वर्णन किया गया। अनुच्छेद 157 में दोस्तों राज्यपाल नियुक्त होने की जो आहर्तें हैं उसके बारे में दोस्तों वर्णन किया गया। 158 में दोस्तों राज्यपाल के पद के लिए जो शर्तें हैं उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद आइए दोस्तों अनुच्छेद 159 में दोस्तों राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 159 में किया गया है। 163 आइए 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, ये अनुच्छेद 163 में किया गया है। 264 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध के बारे में जो वर्णन किया गया है वो दोस्तों आर्टिकल 164 के बारे में दोस्तों। आर्टिकल 165 क्या करते हैं, राज्य का महाधिवक्ता के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया। अनुच्छेद 166 में कहा गया है दोस्तों राज्य सरकार का संचालन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का दोस्तों कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। ये दोस्तों और देखते हैं अनुच्छेद 168 में दोस्तों, ये अनुच्छेद 168 में दोस्तों राज्य के विधानमंडल का गठन के बारे में दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। 170 में विधानमंडल की संरचनाओं के बारे में, 171 में दोस्तों विधान परिषद की संरचना के बारे में दोस्तों किया गया वर्णन। 172 में दोस्तों अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडल की जो अवधि होती है उसके बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है। उसके बाद दोस्तों 176 आर्टिकल 176 में राज्यपाल की जो विशेष अभिभाषण है उसका वर्णन किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के दोस्तों बारे में किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है 178 में। आइए दोस्तों आर्टिकल 180 देख लेते हैं। 180 आर्टिकल 180 में दोस्तों अध्यक्षों के पदों के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 181 में दोस्तों, अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने या उसका पीठासीन ना होना, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल दोस्तों 181 में। आर्टिकल 182 में दोस्तों कहा गया, आर्टिकल 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का होना, यह आर्टिकल 182 में वर्णन किया गया है दोस्तों। 183 में दोस्तों सभापति उपसभापति का पद पर रिक्त होना तथा त्याग या पद से हटाए जाना का वर्णन किया गया है दोस्तों। ये आर्टिकल दोस्तों 183 से दोस्तों लिया गया। अनुच्छेद 184 आर्टिकल 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन और उसकी शक्तियों का दोस्तों वर्णन किया गया है। आर्टिकल 185 में देखिए दोस्तों, आर्टिकल 185 में सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन का ना होना, इसका दोस्तों वर्णन किया गया है 185 में। 186 में दोस्तों वर्णन किया गया आर्टिकल 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और जो भत्ते होते हैं उसके बारे में दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। आर्टिकल 186 में 187 में देखिए दोस्तों, 187 में क्या कहा गया दोस्तों, 187 में कहा गया आर्टिकल 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 188 में दोस्तों सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के वर्णन दोस्तों किया गया है यहाँ पे। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों की कार्य करने की शक्तियाँ का वर्णन किया गया है दोस्तों। 231 उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 189 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं 199। आइए दोस्तों अनुच्छेद 199 दोस्तों ये धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है दोस्तों। 200 आर्टिकल 200 में दोस्तों
विधायकों पर अनुमति का वर्णन किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण का दोस्तों वर्णन किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 213 में विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 214 में दोस्तों राज्य के लिए उच्च न्यायालयों का व्यवस्था किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 215 में दोस्तों उच्च न्यायालय का अभिलेख न्याय का होना, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 216 में उच्च न्यायालय का गठन के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्तियां और पद्धति शर्तें के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया। अनुच्छेद 221 में दोस्तों न्यायाधीशों का वेतन का जो प्रावधान किया गया है वो दोस्तों आर्टिकल 221 में। आर्टिकल 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण के बारे में दोस्तों किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्तियों के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है 223 में। 224 में दोस्तों 224 में अन्य न्यायों की नियुक्तियों के बारे में दोस्तों कहा गया है यहाँ पे। 226 में दोस्तों कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्तियों का वर्णन किया गया है दोस्तों, ये 226 में। अब आइए दोस्तों इसके बाद दोस्तों देखते हैं 233 में दोस्तों कहा गया है दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों के। अनुच्छेद 233 में दोस्तों जिला में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्तियाँ होती है वो आर्टिकल 233 के तहत दोस्तों की जाती है। अनुच्छेद 241 में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का व्यवस्था, इसके बारे में दोस्तों वर्णन किया गया। अनुच्छेद 243 में नगर पंचायत या पंचायत नगर पालिकाएँ एवं सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के क्षेत्रों का क्या किया गया है दोस्तों, उसके प्रशासन के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है 244 में। दोस्तों अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों का बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद में शक्तियों का भी वर्णन किया गया है दोस्तों 252 में। 254 में दोस्तों संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति का भी वर्णन किया गया है दोस्तों। यहाँ पे 256 में दोस्तों राज्य की और संघ की बाध्यताओं का वर्णन किया गया है दोस्तों इसमें 256 में। 257 में दोस्तों कुछ दशाओं में राज्य पर संघ का नियंत्रण के बारे में किया गया है दोस्तों, यानी कुछ जो थी कुछ दिशाओं में दोस्तों राज्य जो है उस पर क्या है दोस्तों संघ का क्या होगा नियंत्रण के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं 263 आर्टिकल दोस्तों 263 है। ये 263 दोस्तों अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन किया गया है दोस्तों। 266 में दोस्तों संचित निधि का विवरण किया गया है। 267 में आकस्मिकता निधि का दोस्तों विवरण किया गया है। 269 में संघ द्वारा उपग्रहित तथा संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाला कर के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है 269 में। आर्टिकल दोस्तों 270 में संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के वितरित किए जाने वाले जो कर का वर्णन किया गया है दोस्तों वो आर्टिकल 270 के तहत की जाती है दोस्तों। आइए दोस्तों 200 आर्टिकल 280 देख लेते हैं। आर्टिकल दोस्तों 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है दोस्तों। 281 में वित्त आयोग की सिफारिश के भी वर्णन किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 292 में दोस्तों भारत सरकार द्वारा उधार की प्रक्रियाओं का वर्णन दोस्तों किया गया है। आइए दोस्तों आर्टिकल 300 देखते हैं। आर्टिकल 300 क में संपत्ति का अधिकार का दोस्तों वर्णन किया गया है। आर्टिकल 301 में दोस्तों व्यापार वाणिज्य तथा समागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है दोस्तों। आर्टिकल 309 में दोस्तों राज्य की सेवा करने वाली शक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तियों का वर्णन दोस्तों इसमें किया गया है 309 में। आर्टिकल 309 में। आर्टिकल 310 में दोस्तों संघ एवं राज्य की सेवा करने वाली शक्तियों की जो पदावधि होती है उसके बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है
313 में, आर्टिकल 313 में दोस्तों संक्रमणकाली उपबंध के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है 313 में दोस्तों। 315 में दोस्तों संघ राज्य के लिए लोक सेवा का आयोग किया गया है दोस्तों। ये जो यूपीएससी का दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग है दोस्तों, ये आर्टिकल 315 के तहत की जाती है दोस्तों। आर्टिकल 316 में दोस्तों सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है। आर्टिकल दोस्तों 317 में संघ लोक आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जाना, निलंबित किया जाना, ये दोस्तों आर्टिकल 317 के तहत सिविल सर्विस के अधिकारी को क्या किया जाता है दोस्तों, उसको हटाया, निलंबित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद दोस्तों 317 के तहत किया जा सकता है दोस्तों। आर्टिकल दोस्तों 320 में दोस्तों लेख सेवा आयोग के दोस्तों कृत्य के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है। उसके बाद दोस्तों 323 में 323 क में दोस्तों वर्णन प्रशासनिक अधिकरण के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है। 323 ख में अन्य विषयों के लिए अधिकरण का वर्णन किया गया है दोस्तों। 324 में दोस्तों निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण पर निर्वाचन आयोग में निहित का होना का वर्णन दोस्तों किया गया है यहाँ पे 324 में। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 329 में देखिए, 329 में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है दोस्तों। ये आर्टिकल 329 में। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों का आरक्षण के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है 330 में। 331 में दोस्तों कहा गया लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया दोस्तों। आर्टिकल दोस्तों 332 में किया गया 10 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है दोस्तों। यह आर्टिकल 332 में किया गया। आर्टिकल दोस्तों 333 में राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के दोस्तों बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल 343 में संघ की परिभाषा की वर्णन किया गया है। आर्टिकल 344 में राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों का दोस्तों वर्णन किया गया है। आर्टिकल 350 में दोस्तों प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षाओं की सुविधाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए जो दिशा निर्देश दोस्तों बनाए गए हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों आर्टिकल 351 में। उसके बाद दोस्तों आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 360 में दोस्तों वित्तीय आपात के संबंध में जो नियम बनाए गए हैं दोस्तों वो आर्टिकल 360 में बनाए गए हैं। आर्टिकल दोस्तों 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्तियाँ और उनकी जो प्रक्रिया है वो दोस्तों आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों संसद क्या करते हैं, संविधान में दोस्तों जो भी बदलाव करना होता है वो आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों की जाती है। अनुच्छेद दोस्तों 377 में दोस्तों भारत के नियंत्रण महालेखा परिरक्षण के बारे में उपबंध के बारे में दोस्तों जानकारी दी गई है दोस्तों। 368 में 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है, लोक सेवा आयोग के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। और ये दोस्तों जितना भी दोस्तों आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए हैं ये सारे के सारे दोस्तों इम्पोर्टेंट मैंने चुन के उसके बाद दोस्तों आपके बीच लाया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप 1-2-3 बार रिवाइज करिएगा, यकीन दोस्तों आपको क्या होगा ये याद हो जाएगा। और दोस्तों ये इसमें से हर बार एग्ज़ाम में 1 न 1-2 क्वेश्चन क्या कर दे दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।